तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि अपन साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले थे एग्जाम से पहले पहले। ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं? PY क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और 1500 क्वेश्चन अपन एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाएंगे। उसमें से 117 के लगभग क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका था पिछली 4 क्लासों के अंतर्गत। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछली 4 क्लासें अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी फास्टेस्ट डिवीजन के नाम से, ठीक है। उसमें जाकर के पिछली 4 क्लासें देख लेना। और बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 118वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसने के द्वारा किया गया था? ध्यान रख लेना, अधिगम का एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। कौन सा था? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत था। जो किसने दिया था? कोलर ने दिया था। किसने दिया था? कोलर ने दिया था, ध्यान रख लेना। और इसके अंतर्गत चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया गया था और इस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। कौन सा था? सुल्तान, ठीक है। सुल्तान इसका नाम था, चिंपांजी था। और अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने दिया था। अब यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीनों नाम दे रखा है, कोप का भी दे रखा है, कोलर भी दे रखा है और वर्दाइमर भी दे रखा है। लेकिन इन तीनों ने मिलकर के कौन सा संप्रदाय दिया था? वो दिया था गेस्टाल्टवाद। कौन सी थ्योरी दी थी? गेस्टाल्टवाद की थ्योरी वर्दाइमर, कोपका और कोलर ने दी थी। और एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन दे रखा हो और उपयुक्त सभी नहीं हो तो गेस्टाल्टवाद की थ्योरी किसने दी थी? कौन सा मानोगे? वर्दाइमर मानना, ठीक है। अगर गेस्टाल्टवाद की थ्योरी तीनों में से एक को पूछे तो वर्दाइमर कर देना। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत तीनों में से एक को पूछे तो कोलर कर देना, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन यहाँ से जो एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा देखो, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? गेस्टाल्टवाद की थ्योरी दी थी। गेस्टाल्टवाद की थ्योरी जर्मनी के अंतर्गत दी गई थी। कब दी गई थी? 1912 में दी गई थी। और 5 घटना पर यह आधारित है। ये सारे क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में अभी तक यहाँ से बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? देखो, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बढ़िया तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? देखो, खेल के मैदान में संज्ञानात्मक विकास का इतना कोई आप पता नहीं कर सकते। विद्यालय एवं कक्षा में, ध्यान रख लेना, विद्यालय एवं कक्षा में आप संज्ञानात्मक विकास का सबसे अधिक मतलब परिभाषित कर सकते हो। उनका टेस्ट ले सकते हो, उसका एग्जाम के द्वारा उनके संज्ञानात्मक विकास को नापा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक टीचर के लिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण तो है। कक्षा में समयानुवर्ती आना होना, मतलब कि समय पर आ जाना, वो भी सही बात है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना सबसे मेन चीज़ है। यानी कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करे, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों, उनकी रुचि, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रख करके उनको शिक्षा प्रदान करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है? गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। देखो, गेट्स की ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। अनुभव के आधार पर, किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर अपने जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को अधिगम किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो भाई साहब, अपने को देखो, सीखने का पठार का मतलब होता है अधिगम के पठार। अधिगम के पठार का मतलब होता है कि अधिगम में आने वाली जो बाधाएं होती है, जो कठिनाइयां होती है, उन्हीं को अधिगम का पठार कहा जाता है। उसके निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसको हटाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो करना चाहिए अपने को। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो हल होगा। उससे दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। ध्यान रख लेना, सीखने में अगर कुछ भी कठिनाई या बाधाएं आ रही है, चाहे बच्चे के शारीरिक वजह से हो, चाहे मानसिक वजह से हो, चाहे कोई सामाजिक वजह से हो, उसको दंडित कर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? केवल और केवल दंडित नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? देखो, अधिगम के कुछ वक्र दिए गए, ध्यान रख लेना। अधिगम के कई सारे वक्र है, जिसमें एक वक्र तो ऐसा चलता है भाई, हमेशा ही ऐसी गति में पहले पहले सीखता जाएगा, धीरे 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 ज़्यादा 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 सीखता चल जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि शुरू में ज़्यादा सीखता है, फिर कम सीखने लग जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि शुरू में मतलब कम सीखता है, इसके बाद में ज़्यादा सीखने लग जाता है। तो कई सारे अधिगम के वक्र थे, उसमें से इसने बोल रखा है कि प्रारंभ में तो सीखने की गति कैसी होगी? प्रारंभ में तो तीव्र होगी, प्रारंभ में तो तीव्र होगी और बाद में क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, मतलब कि उन्नत दर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इस वक्र को बोला जाता है उन्नत दर। शुरू में तो सीखने का जो
गति है वो तीव्र है और बाद में क्या हो रही है, मंद हो रही है, मतलब कम होती जा रही है बाद में, तो इसको उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। कौन सा वक्र कहा जाता है, उन्नतोदर वक्र कहा जाता है। नतोदर वक्र का मतलब क्या होता है, शुरू में तो धीमा रहेगा बाद में तेज हो जाएगा, इसको नतोदर कहा जाता है। और मिश्रित वक्र का मतलब होता है ऐसे चलती है मिश्रित वक्र में, ठीक है। ये अधिगम के कुछ वक्र थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखो, अनुबंधन की प्रक्रिया में जो पहला सोपान होता है वो होता है उत्तेजना। ध्यान रख लेना, उत्तेजना को पहला सोपान माना जाता है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि अपने को केवल याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कर कुछ भी नहीं सकते अपन। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। बताओ भाई, ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। देखो, उद्दीपन की स्थिति, सीधी सी बात है, उद्दीपन का मतलब होता है बाहर की चीजें जो अपने को आकर्षित करती है, तो ये आंतरिक आंतरिक तो हो ही नहीं सकते ना, ये पूछ रहा आंतरिक दशा नहीं है। आंतरिक दशा थोड़ी हो सकती है, तो बाह्य दशा है, ठीक है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता तो आंतरिक होती है, अगर अपने को भूख लग रही है तो भोजन की आवश्यकता ही आंतरिक होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति अपनी आंतरिक दशा नहीं होती है, बाह्य दशा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, संवेग की उत्पत्ति से होती है। सीधी सी बात है, आप सबको पता है कि एक सिद्धांत था, कौन सा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। कौन सा था, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था। और इसके अंतर्गत 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग बताए थे। कौन कौन से, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग बताए थे। उसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पलायन और डर। क्या पूछा जाता है, पलायन और डर। इसमें देखो, डर तो एक संवेग है, और डर के कारण से अपनी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, अपन भाग जाते हैं वहां से, उसको बोला जाता है पलायन। तो डर तो एक संवेग है और पलायन क्या है, हमारी एक मूल प्रवृत्ति है। तो डर यानी कि संवेग के कारण से कौन उत्पन्न हुआ, मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी। ये भी ये पूछ रहा है कि संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, ऐसे पूछ सकते हो भाई। पलायन से किसकी उत्पत्ति हो गई, डर की हो गई। तो एक दूसरे पर ये कोरिलेंट होते हैं। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। पिछली 4 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी फास्टेस्ट डिवीजन के नाम से, उसमें 4 क्लासें देख लेना। उसके अंतर्गत मैंने बाकी के 117 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 127वां, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता, आप सभी को पता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के लिए एक अलग से एक और शब्द आता है, कौन सा, आवश्यकता। जब भी अपने को आवश्यकता होती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, अपन अपने आप ही मोटिवेट हो जाते हैं। जिसलिए तो बोला जाता है भाई, जिसको पैसों की जरूरत है तो वो अपने आप कमाने के लिए मोटिवेट हो जाता है, और जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो कभी भी मोटिवेशन नहीं आता है और पैसे नहीं कमाता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। देखो, संवेगात्मक समायोजन का मतलब होता है इमोशनल एडजस्टमेंट, ठीक है। इमोशनल रूप से एडजस्टमेंट होना बच्चों में कैसे प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण से, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति पर्सनैलिटी जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे अपन इमोशनल रूप से एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं। कक्षा शिक्षण से भी अपना इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अनुशासन से भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो संवेगात्मक समायोजन किस किस से होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से भी होता है, कक्षा शिक्षण से भी होता है और अनुशासन से भी होता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अधिगम के प्रकरण में यानी कि जो अपना सीखने की जो प्रोसेस होती है उसमें मोटिवेशन का क्या काम होता है। देखो, सीखने वालों की स्मृति को तेज करना, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि फिर तो भाई साहब संदीप माहेश्वरी के शो में कोई भी बच्चा जाएगा तो फिर वो तो मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट होकर तो उसका तो दिमाग ही तेज हो जाएगा, स्मृति थोड़ी तेज होती है, उससे तो केवल मोटिवेशन मिलता है, ठीक है भाई साहब। ये बात गलत हो गई। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना, बिल्कुल गलत बात है। मोटिवेशन से कोई अपन पुराने जो सीखा हुआ है और नया जो सीखा हुआ है उसके बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल नहीं, इसका कोई ऐसा मतलब उद्देश्य नहीं होता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सर्जन करता है, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन का काम केवल एक ही होता है कि जो कुछ भी अपन नया सीख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, उसमें क्या करना, इंटरेस्ट पैदा करना। नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि पैदा करना, रुचि का सर्जन करना ही अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 130, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। देखो, एक छात्र है, उसका अधिगम है यानी कि वो सीख रहा है कुछ, उस पर उसकी आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पैसे वैसे अगर कमी है उसका या ज़्यादा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो फिर भाई साहब अंबानी का बेटा ही सब कुछ ज्ञान ले लेता, ठीक है। तो अधिक अमीर छात्र अधिक अधिगम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही बात है भाई। आर्थिक स्थिति का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
सीखने का मतलब ये कहना चाहता है, अवसर की बात नहीं करना, ध्यान रखना। आर्थिक स्थिति का मतलब ये नहीं है कि उसके पास अवसर ही नहीं दोगे गरीब बच्चे को तो वो अधिगम कैसे करेगा। इसका मतलब ये है कि दो बच्चे ए और बी, उसको समान अवसर दिया जा रहा है, पैसे वैसों की बात नहीं है, उनकी कंडीशन चाहे पिछली कितनी खराब हो, अगर उसका अधिगम, जैसे कि ए कोई साइकिल बनाना सीख रहा है और बी साइकिल बनाना सीख रहा है, तो इसमें उनकी अमीरी उनकी गरीबी बीच में नहीं आएगी, उनकी सीखने की डिपेंड करेगी खुद के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 131 है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? बताओ भाई, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। ध्यान रख लेना, काम की प्रवृत्ति को उसने क्या नाम दिया था? लिबिडो नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लिबिडो नाम दिया था। ध्यान रख लेना, लिबिडो शब्द किसने दिया था? ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है। लिबिडो किससे संबंधित है? काम की प्रवृत्ति से संबंधित है। अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछ चुका है, देखो भाई साहब। सबसे पहले स्किनर के क्वेश्चन बता देता हूं। इसका पूरा नाम BF स्किनर है, अमेरिका का रहने वाला है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड लर्निंग की थ्योरी इसने दी थी। और ये सारे क्वेश्चन हो गए स्किनर के। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो इसने काम की प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया था, इसको लिबिडो कहा था। इसने एक संप्रदाय भी चलाया था, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय चलाया था। इसने 3 प्रकार के मन बताए थे, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इसके अलावा 3 शब्द दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इनके बारे में किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने बताया था। इसके अलावा थ्रस्टन के बारे में आपने सुना होगा, बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये थ्रस्टन ने दी थी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसमें? बुद्धि का एक सिद्धांत है थ्रस्टन का, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? आप सबको पता है कि अधिगम के नियम किसने दिए थे? अधिगम के जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 प्रकार के नियम बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था कौन सा? मुख्य नियम। एक बताया था अपने गौण नियम। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। गौण नियम कितने थे? 5 थे। इन 3 नियमों का ध्यान रख लेना। तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था। इन तीनों के नाम एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो तत्परता का नियम क्या है? एक मुख्य नियम है, ध्यान रख लेना। और बहुअनुक्रिया का नियम क्या है? एक गौण नियम था। एक के बाद में आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी होती है? हम सभी जानते हैं भाई, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी होती है? अभ्यास की होती है। देखो, इसका सिद्धांत ही कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत खुद ही कह रहा है कि बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, और बार बार प्रयास करने को कहते हैं अभ्यास। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी रहेगी? अभ्यास के नियम की सबसे ज्यादा प्रभाविता रहेगी। और अभ्यास का नियम किस प्रकार का नियम है? एक मुख्य नियम है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो अधिगम को ठोस सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम को ठोस सिद्धांत दिया था, ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन स्किनर के मैं आपको बता ही चुका हूँ। BF स्किनर है, अमेरिका का रहने वाला। विक्रमित अनुदेशन का जनक कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। चूहे कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था और प्रोग्राम लर्निंग की थ्योरी दी थी। इसके अलावा थॉर्नडाइक के सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। थॉर्नडाइक अमेरिका का रहने वाला था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लोर्क हल्क के बारे में आप जानते हो, इसका सिद्धांत था प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी को सब्लिमेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। थ्रस्टन का आपको बता ही चुका हूँ कौन सा सिद्धांत है। बुद्धि का एक सिद्धांत है, कौन सा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पिछली 4 क्लासें नहीं देखी तो वो भी देख लेना। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? तो ध्यान रख लेना, देखो बालक नया ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? शिक्षकों से भी करता है, शिक्षक की भी नकल उतारता है। अनुकरण का मतलब होता है उसकी नकल करना, या उसको मतलब मॉडलिंग थ्योरी नहीं होती क्या उसके आधार पर? तो शिक्षकों की भी नकल करता है, दोस्तों से भी सीखता है, माता पिता से भी सीखता है, सभी से सीखता है। तो बच्चा अनुकरण किस किस से करता है? शिक्षकों से भी करता है, माता पिता से भी करता है, दोस्तों से भी करता है, समाज से भी करता है, उसके आसपास के पड़ोसियों से भी करता है, सबसे करता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। तो अस्पष्टता के नियम में विचार कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। अस्पष्टता, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन एक घुमा करके मतलब ये मानो गलत होने के चांसेस अगर किसी ने पहले नहीं कर रखा हो। अब देखो इस क्वेश्चन अपनी जो ये क्लास चल रही है ना अभी, इस क्लास का बेनिफिट उसी को होगा जो यहाँ भी इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएगा। अगर एग्जाम में सीधा
सीधा ये क्वेश्चन अगर को पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा ना तो वो देखेगा यार अस्पष्टता के नियम में विचार भी अस्पष्ट ही होंगे, तो सीधा गलत हो गया भाई साहब। स्पष्ट विचार होते हैं, उल्टा होता है, इसमें ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं, देखते हैं एक मिनट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 137 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? ध्यान रख लेना, आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन था, प्रयोगात्मक विधि किसने दी थी, तो ध्यान रख लेना विलियम वुंट ने दी थी। किसने दी थी? विलियम वुंट ने दी थी। और ध्यान रख लेना सन 1879 के अंतर्गत ही पहले पूरी दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी कि जो लैब थी वो कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी के अंतर्गत खोली गई थी। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी। और वुंट के द्वारा खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1879 में खोली गई थी। और उसी टाइम पे ये विधि दी गई थी, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिख रहा है, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? ध्यान रख लेना वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। और इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? स्टैनली हॉल को जाता है। किसको जाता है? स्टैनली हॉल को जाता है। और इसके साथ में एक और विधि आपने नाम सुना होगा, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? वो सुकरात ने दी थी। किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है एक मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि या मनोविश्लेषणात्मक जो संप्रदाय है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसको अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम या लर्निंग कहा जाता है। किसको? अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर होने वाले परिवर्तनों को, अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत क्या होती है हमारी? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी अपन ने पूर्व में अनुभव किए हैं उनकी पुनरावृत्ति करना, उनका रिपीटेशन करना क्या होती है? हमारी आदत होती है। क्या होती है? आदत बन जाती है। जो अपन बार बार रिपीटेशन करते हैं ना पूर्व अनुभव को, उसी आदत बन जाती है। जैसे कोई बार 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 ये मान लो कि क्या एग्जाम्पल दो, आदत तो आप सभी जानते हो, इसमें क्या एग्जाम्पल देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144, ज्ञानात्मक अधिगम और गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? ये सब क्या है? तो अधिगम के प्रकार है, सीधा सा पता चल रहा है आपको। ज्ञानात्मक अधिगम है, गामक अधिगम है और संवेदनात्मक अधिगम है। ये सब अधिगम के प्रकार है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141, बीएफ स्कैनर का टेटोफोन कौन सा है? टेटोफोन किसका आकलन करता है? ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टेटोफोन जो उपकरण था वो किसने दिया था? टेटोफोन उपकरण किसने, कौन लेकर के आया था? वो बीएफ स्कैनर लेकर के आया था। और ये किसका आकलन करता है? ये व्यक्तित्व का आकलन करता है। ध्यान रख लेना, जो टेटोफोन उपकरण है ये एक प्रकार का उपकरण है जिसके माध्यम से पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है, व्यक्तित्व का मापन या आकलन या असेसमेंट किया जाता है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन? बीएफ स्कैनर का पूरा नाम बीएफ स्कैनर है, इसके अमेरिका का रहने वाला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, चूहे कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था, अधिगम में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, और अभिकर्मित अनुदेशन का जनक भी किसको कहा जाता है? बीएफ स्किनर को कहा जाता है। और टेटोफोन भी किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। और ये व्यक्तित्व को मापने का एक प्रकार है, उपकरण है, यानी कि पर्सनैलिटी को मापने का एक उपकरण है। इसके अलावा यहाँ पर लिख रखा है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। ठीक है, आप सभी जानते हो। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पिछली 4 क्लासें नहीं देखी हो तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी फास्टेस्ट रिवीजन, उसमें जाकर के आप पिछली 4 क्लासें देख लेना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 142, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? देखो, अभिकर्मित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है रेखीय, कौन सा होता है? लीनियर। एक तो होता है रेखीय, एक होता है अपना साकित यानी कि ब्रांचेज, और एक कौन सा होता है अपना अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। एक कौन सा होता है? अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। तो ये लीनियर वाला जो प्रोग्राम्ड लर्निंग थी ये तो बीएफ स्किनर ने दी थी, और ये ब्रांच वाला जो साकित जो आपका श्रृंखला या अभिकर्मित अनुदेशन है ये किसने दिया था? क्राउडर ने दिया था। और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया था? ये दिया था गिलबर्ट ने। किसने दिया था? गिलबर्ट ने। तो यहाँ पर पूछ रहा क्राउडर ने कौन सा दिया था? दूसरे नंबर का दिया था, यानी कि श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन, या इसी को साकित अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। देखो ये दे रखा है यहाँ पे साकित अभिकर्मित निर्देशन। ठीक है, श्रृंखला अलग होता है, सीरीज बोला जाता है, उसको ब्रांच नहीं बोला जाता। तो शाखात्मक यानी कि साकित अभिकर्मित निर्देशन किसने दिया था? क्राउडर ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा अनुकूलित अभिकर्मित निर्देशन किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। और श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन या इसी को रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है, यह B.F. स्किनर ने दिया था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? बताओ भाई साहब, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पहचानने तथा सुनने की शक्ति को ही क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। कौन कहता है ऐसी बात? साइमन बिने कहा जाता है। आपको पूछ ले प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो साइमन बिने ने दिया था, और उस बुद्धि परीक्षण का नाम था बिने बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बढ़ते भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखते साहब। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है? मतलब ये कह रहा है कि एक अध्यापिका है, वह बच्चों को क्या करना चाहती है? समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है। मतलब कि किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समाधान कर सके, उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना चाहिए तथा हल करते समय उनकी सहायता करनी चाहिए। सीधी सी बात है, यानी कि अगर आपको समस्याओं समाधान करनी है बेहतर तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना पड़ेगा आपको, और उसको हल करते समय उनमें जो भी दिक्कत आ रही है उसमें आपको सहायता करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया यही आप कर सकते हो। ठीक है, बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का क्या है? मतलब ये कह रहा है कि छात्रों के बीच में व्यक्तिगत भेद का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में विभेद करना, उनके बीच में भेदभाव करना। शामिल करने का शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, और बहु आकलन, या फिर एक और दो, दोनों। यानी कि छात्रों के बीच में व्यक्तिगत भेद शामिल करने का शिक्षण के तरीके से भी कर सकते हैं और आकलन के तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक और दो, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। बताओ भाई साहब, ऐसी कौन सी चीज़ है जो व्यक्तित्व के विकास में, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो देखो, आनुवांशिकता भी निभाती है, पर्यावरण भी निभाती है, परीक्षाओं की संख्या नहीं निभाती है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण तो दोनों ही निभाती है। ध्यान रख लेना, अपनी जो जिस प्रकार हमारा विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि हमारा व्यक्तित्व आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है। बताओ भाई साहब, बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, इसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है? तो ध्यान रख लेना, देखो इसमें प्रशंसा भी शामिल होती है, दोषारोपण भी शामिल होता है। यानी कि अगर आप बच्चे की प्रशंसा करोगे तो वो बाह्य रूप से मोटिवेशन हो जाएगा। अगर आप उसमें दोष का आरोपण करोगे तो बाह्य रूप से मोटिवेट या डिमोटिवेट किसी प्रकार से हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करोगे तो उससे भी बाह्य अभिप्रेरणा होती है। पुरस्कार या दंड का देखो, यानी कि अगर आप फर्स्ट स्थान पर नहीं आएगा तो तेरे को मैं दंड दूंगा, फर्स्ट स्थान पर आ गया तो तेरे को इनाम दूंगा, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा में आता है। परिणामों का ज्ञान भी क्या आता है? बाह्य अभिप्रेरणा। देखो ये अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना। परिणामों का जो ज्ञान होता है ना, ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा ढंग से याद रख लेना। तो चारों ही ऑप्शन बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है, रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम परीक्षण का उदाहरण है। किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? ध्यान रख लेना, आरपीएम जो उदाहरण है, देखो आप जब व्यक्तित्व वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे परीक्षण होते हैं, उनमें से बुद्धि वाला जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बुद्धि के बहुत सारे परीक्षण दिए गए थे। ठीक है, बुद्धि के बहुत सारे टेस्ट थे। उसमें कुछ टेस्ट तो कैसे माने गए थे, जैसे कि अपन दो भागों में बांटे, एक तो व्यक्तिगत टेस्ट होते हैं, एक सामूहिक टेस्ट होते हैं। व्यक्तिगत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक होते हैं और एक अशाब्दिक होते हैं। इसके अलावा एक होता है, इधर भी अपने सामूहिक में भी एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। अब इसमें से ध्यान रख लेना, जो कल्चर फ्री टेस्ट है, कौन से है? संस्कृत मुक्ति बुद्धि लब्धक है। कौन सा है? संस्कृत मुक्ति बुद्धि लब्धक है। वह कौन सा था? वो अपना आरपीएम वाला था। आरपीएम जो परीक्षण था वो किसने दिया था? रेवेन के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक रीट में आ चुका है ये पेपर में। ध्यान रख लेना, आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आरपीएम परीक्षण किसने दिया था? आरपीएम परीक्षण रेवेन ने दिया था। किसने दिया था? रेवेन ने दिया था। ये किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये संस्कृति मुक्त यानी कि कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है। कौन सा है? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। कौन सा?
आरपीएम परीक्षण, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। अधिगम के बारे में कौन सा सत्य है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। मोटरसाइकिल सीख रहे हैं तो अगर अपने को साइकिल चलानी आती है तो अपने को फायदा हो जाता है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं, सीखने में तो अपन सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, बिल्कुल। सीखना कौशलों के संचय के समान है, बिल्कुल नहीं, स्किल के संचय के समान सीखना नहीं होता है। सीखना देखो संचय इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर अपन ने कोई चीज़ सीख ली और उसका बार बार अभ्यास नहीं किया तो अपन उसको भूल जाते हैं, ठीक है, इस कारण से संचय के समान नहीं है एक स्किल के, ठीक है। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है, ध्यान रख लेना, सीखने को सामाजिक क्रिया जो होती है वो सुविधा देती है, बिल्कुल देती है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रखते हैं 150वां, उसके बाद में अगली क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ध्यान रख लेना, देखो सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा सक्षम बनाती है वो बनाती है संवाद विधि। कौन सी बनाती है, संवाद विधि, कम्युनिकेशन विधि। देखो निर्देश में तो क्या होगा, टीचर निर्देश देगा, व्याख्यान में भी टीचर का काम है, पुरस्कार देने का काम भी टीचर का काम है, और वैसे भी पुरस्कार के लालच से अपन बच्चों को सिखा नहीं सकते। तो अधिगम के लिए जो सबसे बढ़िया सक्षम बनाती है बच्चों को गतिविधि, बच्चों को सीखने के लिए जो सक्षम बनाती है वो है संवाद, यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से संवाद करना, किसी भी टॉपिक पर बातचीत करना, वो अधिगम के लिए सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, लगभग कहाँ से स्टार्ट किया था लगभग मेरे को याद नहीं है, लेकिन 20-30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। लेकिन आपको ध्यान रख लेना कि जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत, ये मान लो कि इससे ज़्यादा अपन करेंगे तो फिर हेवी हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कंटेस्ट याद हो जाए, और अपन एग्जाम से पहले पहले जितने भी 1500 क्वेश्चन है अपने प्रीवियस ईयर के, ठीक है, साइकोलॉजी के, वो सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट करके जाएंगे और फास्टेस्ट रिवीजन के माध्यम से करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि मैं फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ और आपको बार बार वो चीज़ें सामने आएगी तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो पिछली 4 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, पिछली 117 क्वेश्चन लगभग मैंने करवाए थे पिछली 4 क्लासों के अंतर्गत, उनको भी ऐसे ही करवाया था मैंने 360 सॉल्यूशन के माध्यम से, तो वो भी देख लेना। अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी फास्टेस्ट रिवीजन के नाम से, ठीक है, उसमें जाकर के पिछली 4 क्लासें देख लेना। और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना क्योंकि मेरी अगली क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पर सेट कर लिया करो, उससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।